हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, जिस क्रम में संवैधानिक विकास के क्रम में हमने पिछले अधिनियमों को देखा है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इन अधिनियमों को देखते हैं जिनका संविधान की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और हमारी राजनीतिक प्रणाली जो वर्तमान रूप में हमें देखने को मिलती है, उसमें भी काफी कुछ हमें इन एक्ट से सीखने को या फिर उनके परिवर्तन को समझने का जो मौका है, वो सभी इन एक्ट को पढ़ने से मिलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज के इन एक्ट्स में कौन कौन से प्रावधान हैं और इन प्रावधानों को किस तरीके से वर्तमान भारतीय संविधान में प्रावधानिक तरीकों से सम्मिलित किया गया है और इन्हें कानूनी तौर पर मान्यता प्रदान करते हुए आज कैसे ये भारत की शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं 1909 का भारत शासन अधिनियम, यानी 1909 का भारत शासन अधिनियम। इससे पहले आपने देखा है 1858, 1861, 1892, फिर उसके बाद में इसके बीच में कहीं ना कहीं 1872-73 का भी है, प्रधानमंत्री थॉमस स्टोन के द्वारा। ठीक है, तो वो चीजें हैं जो कि नकार दी गई थी, उनको नहीं पढ़ना है। पढ़ना जो है, या जो इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं हमारे संवैधानिक विकास के दृष्टिकोण से, उन्हें ही जानना जरूरी है। तो उसके क्रम में अगला हमारा एक्ट है 1909 का भारत शासन अधिनियम। 1909 के भारत शासन अधिनियम में कई सारे प्रावधान हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इसे मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? मार्ले कौन था, मिंटो कौन था, या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है उसका जो जनक है वो कौन था? इन सब सवालों के जवाब हमें कौन देगा? 1909 का भारत शासन अधिनियम देगा। ठीक है, यहां मैंने पहले की तरह कुछ पॉइंट सम्मिलित किए हुए हैं ताकि हमारी वीडियो का जो टाइम है या जो समय लगने वाला है वो काफी हद तक कम हो जाए, यानी आपको बहुत कम टाइम लगे। नहीं तो मैं लिखने बैठूंगा और फिर आप लोग उसको समझेंगे तो वो काफी लंबा या लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो 1909 का भारत शासन अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्ले मिंटो जो है, ये दोनों एक व्यक्ति हैं और दोनों ने सम्मिलित रूप से इस अधिनियम को पारित करवाया है। कहां से? ब्रिटिश क्राउन से पारित करवाया है। और जो मार्ले है वो भारत सचिव थे उस टाइम पर, तत्कालीन भारत सचिव, और मिंटो भारत में वायसराय की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसीलिए कहा जाता है कि मार्ले भारत सचिव और मिंटो वायसराय थे और दोनों ने मिलकर के इस अधिनियम को पारित करवाया था। इसी वजह से इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। 1909 भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो यह अधिनियम स्पेशली ये एक ऐसी चीज का बीज है कि जिसने हमारे भारत में एक सांप्रदायिकवाद है उसको जन्म दिया है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर यह अधिनियम नहीं आता तो कहीं भी ऐसा जरूरी नहीं था कि भारत का विभाजन होता आगे चल करके और एक नए देश पाकिस्तान का जन्म होता या फिर बांग्लादेश बनता, क्योंकि सांप्रदायिक जो विभाजन की बात है वो यहीं से हमें दृश्य रूप में देखने को मिलती है कि यहां पर सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है या सांप्रदायिक सुधार है या सांप्रदायिक जो अलग से मुसलमानों के लिए है, वो उस चीज की शुरुआत यहां से हुई थी। यानी पहली बार तो बातचीत हुई है किसकी? सांप्रदायिकता के आधार पर मुसलमानों के लिए निर्वाचन प्रणाली की। बाद में जैसे जैसे समय गुजरेगा वैसे वैसे इस सांप्रदायिक प्रणाली का विस्तार होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी धर्म के अनुयायियों के लोग हैं, यानी जो धर्मों के अनुयायी लोग हैं, वो सभी लोग अपने लिए सांप्रदायिक आधार पर अलग से निर्वाचन प्रणाली की डिमांडिंग करेंगे। तो अलग अलग धर्म वाले जो लोग हैं वो अलग अलग डिमांडिंग को मानते हुए इससे क्या होगा? देश में विभाजन होगा। और ब्रिटिश क्राउन के उच्च अधिकारी हैं, जो उच्चायुक्त हैं, उच्च पदों पर विराजमान लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं इस बात को भी चाहते थे कि भारत का आगे चल करके विभाजन होना चाहिए। तो इसी वजह से मार्ले नाम के इस व्यक्ति ने, मिंटो नाम के इस व्यक्ति ने, जो कि उस टाइम पर या तत्कालीन रूप से भारत में वायसराय की भूमिका निभा रहा था, उसने सांप्रदायिक प्रणाली को जन्म दिया और सांप्रदायिक प्रणाली का बीज या जहर जो हमारे भारत की व्यवस्था है उसमें घोल दिया। तो यहां से स्टार्ट होता है सांप्रदायिकतावाद और आगे चल करके
जो सिख लोग हैं, ईसाई लोग हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, यूरोपियंस लोग जो यहां पर बसे हुए हैं, तो वो सभी अपने लिए सांप्रदायिक आधार पर मतदान या निर्वाचन प्रणाली की डिमांडिंग करेंगे। तो ये सब चीजें आगे चल करके देखेंगे, और पाकिस्तान का विभाजन कैसे होगा, ये सब चीजें होगी। इसके अलावा 1909 की विशेषताओं में हम ये कह सकते हैं कि ये 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये कार्यकारिणी परिषद है, उसमें भारतीयों को स्थान देता है, और इसमें भारतीयों की नियुक्तियों को स्थान दिया जाता है। कार्यकारिणी परिषद किसकी है? गवर्नर जनरल की है। भारत परिषद किसके लिए बनाई गई है? भारत सचिव के लिए बनाई गई है। आपको याद हो तो मैंने पिछली बार बताया था कि जो आपका 1858 का एक्ट है, उसमें जो गवर्नर जनरल है उसे वायसराय बना दिया गया है। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद कहो या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद कहो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। भारत सचिव की बात करें तो भारत सचिव का पद क्यों सृजित किया गया? क्योंकि ब्रिटिश क्राउन का शासन का संचालन करने के लिए भारत में कोई ना कोई आवश्यक था, इसीलिए यहां पर भारत सचिव का एक पद बनाया गया। उसके लिए 15 सदस्यों की एक कमेटी तैयार की गई या एक परिषद का गठन किया गया। ठीक है, 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त करने थे और 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा नियुक्त किए जाने थे। ठीक, तो ये तो रहा इसका बैकग्राउंड कार्यकारिणी परिषद का। अब इस परिषद में यानी एक तो गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, एक भारत सचिव की परिषद है। तो कार्यकारिणी परिषद में और जो भारत सचिव की परिषद है, इन दोनों परिषदों में अब भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी। किस एक्ट के तहत? 1909 के एक्ट के तहत की जाएगी। तो यह भी एक इसकी प्रमुख विशेषता है, ये प्रमुख प्रावधान है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इससे पहले हमने बात की थी कि सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार तो था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब अनुपूरक का मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता है भैया, एक मतलब आप जैसे कहने का मतलब एक गुलाम वश या फिर औपनिवेशिक रूप से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या सीमित मात्रा में, या फिर ऐसा प्रश्न होना चाहिए जिससे ब्रिटिश क्राउन को कहीं ना कहीं ऐसा ना लगे, यानी उनको उनके अधिकारों की, उनके कानूनों की अवहेलना ना होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न आपको पूछने का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब इस एक्ट में क्या कर दिया गया है कि आपकी जो लिमिट बांधी गई थी प्रश्न पूछने की, उसे समाप्त करते हुए आप अब प्रश्न पूछ सकते हैं विस्तार से। यानी आपको सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, अब है विस्तार से प्रश्न पूछने का अधिकार। या फिर बजट पर विचार विमर्श करना है तो आप विस्तार पूर्वक कर सकते हैं। अब कोई बंदिशें या फिर कोई कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहेगा और इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं रहेंगी। तो ये 1909 का एक्ट है जो इस बात का प्रावधान करता है। क्या इतना ही है 1909 का भारत शासन अधिनियम? इतना ही नहीं है, इसके अलावा इसमें कई सारी चीजें भी हैं। हमने बात की है कि जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी परिषद में उस सदस्यों के रूप में अब भारतीयों को भी नियुक्ति दी जाएगी। भारत सचिव की जो परिषद है उसमें भी सदस्यों के रूप में किसको नियुक्ति दी जाएगी? भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तो यहां से यह भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा भारतीय था जो सबसे पहले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है। या इसके अलावा भारत परिषद में कौन से ऐसे 2 व्यक्ति थे जिनको पहली बार बेलग्रामी परिषद के अंदर सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और ये 2 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है जो 1909 के एक्ट से पूछे जाते हैं हमेशा। इसलिए याद रखना कि 1909 के एक्ट के तहत सत्येंद्र नाथ सिन्हा को कार्यकारिणी परिषद यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा के एम मुंशी है, सॉरी के सी गुप्ता है और सैयद हसन है। ठीक है, सैयद हुसैन एंड के सी गुप्ता, इन दोनों को बेलग्रामी जो परिषद है उसके अंदर सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। एक व्यक्ति तो है हमारे पास, कौन है? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। अब ये व्यक्ति कौन है जो कि कार्यकारिणी परिषद में क्या बनेगा? किसकी कार्यकारिणी परिषद की बात हो रही है? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में ये क्या बनेगा? विधि सदस्य बनता है। तो प्रथम विधि सदस्य की बात करें, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रथम विधि सदस्य बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा उस व्यक्ति का नाम है।
ये याद रखें। इसके अलावा 2 व्यक्ति और ऐसे हैं जो कि सदस्यों के रूप में सर्वप्रथम नियुक्त हुए। केसी गुप्ता है, कौन है? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन। सैयद हुसैन, इन दोनों व्यक्तियों को बेलग्रामी यानी लंदन में बेलग्रामी परिषद है, लंदन में एक परिषद का गठन हुआ था, उस परिषद में बेलगामी परिषद कहा जाता है। और इस परिषद के सदस्यों के रूप में भारतीयों की तरफ से सबसे पहले इन दोनों को नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें। विधि सदस्य के रूप में सत्येंद्र नाथ सिन्हा और केसी गुप्ता और सैयद हसन है, जो कि एक बेलग्रामी परिषद में भारत परिषद के सदस्यों के रूप में नियुक्त किए गए थे। सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हो सकती थी 1909 के अधिनियम से, वो सारी मैंने बता दी हैं। इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछी जाए और मैंने ना बताई हो। ठीक है, तो याद रखना कि यही जो मुख्य प्रावधान है या मुख्य विशेषताएं हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फालतू की चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम संवैधानिक विकास का क्रम पढ़ रहे हैं, तो वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पर लिखे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहले किस एक्ट ने इस चीज की बात करी थी कि भारत में अब सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली दी जाएगी, किसकी निर्वाचन प्रणाली की जाएगी, वो भी किसके लिए? अलग से मुसलमानों के लिए। ठीक है, तो मुस्लिम लोगों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है, उसको लागू किया गया 1909 के एक्ट के तहत। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम। यानी इसी 1919 के भारत शासन अधिनियम को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है। जैसा कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो उसका कारण क्या था कि मार्ले जो था भारत में भारत सचिव था और मिंटो भारत में वायसराय था। उसी प्रकार यहां पर मॉन्टेग्यू जो था वो भारत सचिव है और चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय के पद पर है। तो इसी वजह से इन दोनों ने इस अधिनियम को पारित करवाया है ब्रिटिश क्राउन से। इसी वजह से इसे 1909 का भारत शासन अधिनियम अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य, इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी? तो कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश शासन यहां पर स्थापित हो चुका था और काफी लॉन्ग टाइम भी हो गया था, लेकिन प्रांतों में कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन की जो अवहेलना है वो देखने में नजर आ रही थी। यानी प्रांतों के जो लोग थे, रियासतों के लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं कानूनों की अवहेलना का ऐसा कुछ स्वरूप दिखाई दे रहा था, जहां पर लोग ये नहीं मानने को तैयार थे कि यार ब्रिटिश क्राउन राज कर रहा है हमारे ऊपर। तो ऐसी सिचुएशंस नहीं नजर आ रही थी। यानी कह सकते हैं कि प्रांतों पर जो नियंत्रण है वो पूर्णतः स्थापित नहीं था। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो उत्तरदायी शासन है उसकी डिमांड के लिए या उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था। इसके अलावा हम बात करते हैं कि सबसे पहले यह अधिनियम यह बात करता है कि द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की जाएगी। कहां पर? हमारे भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की जाती है, जिसमें विधानसभा और राज्य परिषद का गठन किया गया है। अब देखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखती है ये बात। क्यों? क्योंकि इसको मैं आपको वर्तमान के संदर्भ में भी लेकर चलूंगा। यहां हम देख सकते हैं, मैंने कहा कि द्विसदनात्मक विधानमंडल, उस टाइम पर विधानमंडल शब्द का प्रयोग किया गया और द्विसदनात्मक यानी 2 सदन होंगे, तो 2 सदनों को मान्यता दी गई। पहला सदन रखा गया विधानसभा और दूसरा सदन क्या रखा गया है? राज्य परिषद। तो एक बात याद रखना कि वर्तमान समय में जो हमारी लोकसभा काम करती है या फिर निम्न सदन जो काम कर रहा है उसे तो क्या कहा जाता है? उसे उस टाइम पर 1909 के भारत शासन अधिनियम में विधानसभा कहा गया था और राज्य परिषद को राज्यसभा कहा गया था। सॉरी, आज की जो राज्यसभा है उसे राज्य परिषद कहा जाता था। यानी अब देखिए, संसद, भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसके 2 महत्वपूर्ण अंग है, 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा।
और तीसरा महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति कौन है? वही वाइसराय, वही गवर्नर जनरल जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। और उसके अलावा बात करें जो लोकसभा और राज्यसभा हैं वो दोनों यही हैं, विधानसभा और राज्य परिषद, जिसका प्रावधान द्विसदनात्मक विधानमंडल के तहत किया गया था 1919 के एक्ट के तहत। तो दोनों चीजें देखने को मिलती है, यानी संसदीय स्वरूप यहां देखने को मिलता है पूर्णतया। इसके अलावा 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का एक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कहा जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से यहां पर निर्वाचन किया जाएगा। अब जो जनता के आधार पर चुनाव भी होगा, मतदान देने का भी अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, कैसे सिस्टम होगा? सांप्रदायिक आधार पर होगा। तो ये सब चीजें यहां पर क्लियर होंगे। बात करें तो इस क्रम में सबसे पहले तो महिलाओं को मताधिकार दिया गया। दूसरी बात, केंद्रीय तथा प्रांतीय विषयों को अलग किया गया और साथ में बजट के विषय भी डिवाइड कर दिए गए। यानी अब क्या होगा कि जो केंद्र सरकार है या केंद्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो विषय होंगे वो केंद्र के विषय अलग होंगे, और जो राज्य सरकार है, या राज्य कह सकते हैं या जो प्रांत कह सकते हैं, उन प्रांतों के विषय अलग होंगे। अब यहां आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, कुछ दिखाई दे रहा होगा। जब भी विषयों की बात आती है या शक्तियों के विभाजन की बात आती है तो हमारी 7वीं अनुसूची में लिखा गया है, जहां पर केंद्र के परिप्रेक्ष्य में और राज्य के दृष्टिकोण से शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र को कुछ विषय दे दिए गए हैं, राज्य को कुछ विषय दे दिए गए हैं। तो वो सब चीजें जो डिवाइडिंग है वो सारी चीजें कहां से देखने को मिलती है? आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम से देखने को मिलती है। और इसी में जो केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग विषयों का प्रावधान किया गया था वो प्रावधान आपको केंद्र सूची, राज्य सूची में देखने को मिलता है वर्तमान में। और तीसरी सूची कौन सी है? समवर्ती सूची, जिसे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो वो समवर्ती सूची जो ऐसी सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, कौन? केंद्र और राज्य सरकार। तो उस टाइम पर हम बात करें, केंद्रों के लिए अलग विषय कर दिए गए, प्रांतों के लिए अलग विषय कर दिए गए, और साथ साथ में स्थानीय स्वशासन की भी शुरुआत कर दी गई थी। तो वो कौन सा एक्ट था? 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसके अलावा ये कई सारी बातों का इंपॉर्टेंट रोल रखता है, इसलिए इसे और ज्यादा जानना जरूरी है। आगे हम बात करें कि इसी के तहत ली कमीशन की सिफारिश पर भारत में 1926 में, कब? 1926 में यूपीएससी का गठन किया गया, यूपीएससी की स्थापना की गई। कब की गई? 1926 में। तो यूपीएससी की जो स्थापना है कब की गई है? 1926 में की गई है। किसकी सिफारिश पर की गई है? ली कमीशन की सिफारिश पर की गई है, ये याद रखें। तो भारत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है वो किस एक्ट के तहत किया गया है? 1919 के एक्ट के तहत किया गया है, ऐसा पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो प्रांत हैं उन प्रांतों में, यानी प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन का जो प्रावधान है, द्वैध शासन का जो प्रावधान है वो कहां पर देखने को मिलता है? 1919 के एक्ट में देखने को मिलता है, जिसमें कुछ तो विषय ऐसे रखे गए जो संरक्षित हैं और कुछ विषय ऐसे रखे गए जो कि स्थानांतरित हैं, यानी जिस पर दोनों स्थानांतरित हो सकते थे। दो केंद्र या प्रांत दोनों सम्मिलित रूप से एक दूसरों में हस्तक्षेपण कर सकते थे, और संरक्षित ऐसे थे जो कि ब्रिटिश क्राउन के पास में संरक्षित हैं। तो इसी प्रकार ये द्वैध शासन हो गया ऑटोमेटिकली। इसके अलावा लंदन में उच्चायुक्त पद का प्रावधान किया गया, और सांप्रदायिक प्रणाली जो है, निर्वाचन की जो सांप्रदायिक प्रणाली है उसका और ज्यादा विस्तार कर दिया गया। अब देखिए कैसे विस्तार किया गया। अब क्या होता है कि जब आप लोगों ने बात की कि सन 1909 का जो एक्ट है उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि मुस्लिमों के लिए अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, उसका बीज बोया गया था। भारत में यह जहर घोला गया था सांप्रदायिकता का। तो सांप्रदायिकता का जो जहर घोला गया है उसे और ज्यादा असरकारक बनाने के लिए और ज्यादा उसका असर डालने के लिए इसका विस्तार किया गया। किसका? सांप्रदायिक प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया।
ये कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार इस तरीके से किया गया कि इसमें जो सिख धर्म के लोग हैं या जो सिख हैं, मुसलमानों को तो पहले ही मुसलमानों की बात पहले ही कर दी गई, उसके बाद में सिखों की बात की गई, ईसाइयों की बात की गई है, यूरोपीय लोग जो हैं यूरोपियन हैं, यूरोपियनों की बात कर दी गई है। इसके अलावा जो एंग्लो इंडियंस हैं या एंग्लो भारतीय हैं, इनकी भी बात की गई है। तो इन सभी के लिए अलग से किसकी डिमांड की गई है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इसी वजह से इसे कह सकते हैं या बिना सूरज का सवेरा कहा है। किसने कहा है बिना सूरज का सवेरा? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बिना सूरज का सवेरा कहा जाता है। और इस स्टेटमेंट को देने वाले व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। क्यों? क्योंकि बिना सूरज का सवेरा ऐसा है कि जिस देश में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं उस देश के अंदर सांप्रदायिकवाद की बातचीतें करना और इस तरीके से निर्वाचन प्रणाली को पृथक रूप में दर्शाना, तो ये एक तरह से ऐसा है जिसमें बिना सूरज के सवेरा हो रहा है, यानी अंधेरा ही होने वाला है। चाहे सूरज जब होगा ही नहीं तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा। यानी सांप्रदायिकता की जब भी बात होगी तो अंधकार में सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यानी भारत में क्या होगा? सांप्रदायिकता का सीधा सा मतलब है भारत का बंटवारा, भारत का विभाजन। और आपने इसके परिणाम भी देखे हैं। जब 1947 में भारत का विभाजन होता है, भारत 3 टुकड़ों में बट जाता है। उस टाइम पर भारत 2 टुकड़ों में बटा था। आपको पता है इस चीज का कि भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ है। फिर बाद में इंदिरा सरकार के टाइम पर 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के रूप में आपके सामने आता है। लेकिन ये पहले किसका भाग था? पाकिस्तान का भाग था। तो ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कई सारी चीजें हैं जो आप लोगों को जानना जरूरी है। एक बार मैं दोहरान कर देता हूं कि 1909 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जा सकता है। इनके पीछे कुछ कारण है कि मार्ले जो था भारत में भारत सचिव के पद पर था और मिंटो था जो वायसराय के पद पर था। और 1919 में जो मॉन्टेग्यू है वो भारत सचिव था और जो चेम्सफोर्ड है वो वायसराय था। इन्हीं के सुधारों की वजह से, इन्हीं के परिवर्तनों की वजह से या इस अधिनियम को पारित करवाने के पीछे इन लोगों का हाथ है। इसी वजह से इसे इन लोगों के नाम पर सुधार अधिनियम कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात तो यहां पर एक सबसे बड़ा अंतर या जो सबसे बड़ा व्यापक रूप है वो एक सबसे बुरी बात का देखने को मिलता है, सांप्रदायिकतावाद का। सबसे पहले 1909 के अंदर सांप्रदायिकतावाद का जो बीज है वो बोया गया था मार्ले मिंटो के द्वारा बोया गया था स्पेशली। इसी वजह से जो लॉर्ड मिंटो है उसे भारत में सांप्रदायिकतावाद का जनक कहा जाता है। और वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसने क्या कहा था? मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक प्रणाली का जनक कहा जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन भी हुआ है, आप सभी जानते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।